हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें आपने फूड प्रोडक्शन में कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को, उसमें आपने अलग अलग विधियां देखी थी। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हम जो आगे के टॉपिक हैं वो आज कवर करेंगे। इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने पढ़ा था इनब्रीडिंग के बारे में, जिसमें आपने जाना था कि जो इनब्रीडिंग होती है वो ब्रीडिंग का एक प्रकार है। यानी कि ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में आपने क्या देखा था? जो ब्रीडिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग हो रही है वो एक ही स्पीशीज़ के अंतर्गत हो रही है, यानी एक ही स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि इट रेफर्स टू ब्रीडिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड, यानी कि एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल के बीच में ब्रीडिंग हो रही है। कब तक? 4 to 6 जनरेशन तक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने देखा कि यानी हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था? हमने लिया था काव की एक ब्रीड ली थी, जिसमें हमने साहिवाल देखा था। तो साहिवाल में हमने देखा कि आपने 2 साहिवाल में आपने क्रॉस कराई, यानी मेटिंग कराई, और उससे क्या हुए? उनके जो ऑफस्प्रिंग थे या फिर जो भी उनके क्या थी, नेक्स्ट जनरेशन थी, यानी उनकी अगली पीढ़ी आई, जिसमें क्या हुआ कि उससे 3 या 4 उनके बच्चे हुए। 3-4 में से आपने देखा कि उनमें सुपीरियर कौन है, यानी किसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो भी गुणधर्म है, किसमें ज़्यादा अच्छे गुणधर्म हैं। गुणधर्म हमने कैसे देखे थे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही गुणधर्म देखे थे। यानी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी में हमने क्या देखा था? हमने प्रोडक्शन देखा था। और क्वालिटी में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो स्पीशीज़ हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक होनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे किस पर्पज़ से ये किया जा रहा है कि सुपीरियर यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे मिल सकें, और सुपीरियर मेल फीमेल अगर मिलेंगे तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अच्छी होगी। अगली जनरेशन अगर अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। तो नेक्स्ट आपने देखा कि जो इनब्रीडिंग होती है वो किसे प्रमोट करती है? होमोजाइगोसिटी को। होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन, आपने 2 वर्ड यहाँ पे पढ़े थे। तो होमोजाइगोसिटी क्या हो रही है? जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, इनकी मेटिंग कराई तो ये इनकी क्या हुए? ऑफस्प्रिंग, यानी कि इनके जो यहाँ पे क्या हुए? बच्चे हुए या इनकी एक पीढ़ी भी हुई। इसे हमने F1 कहा। F1 में क्या हुआ कि इन्हीं के बीच, यानी कि इन्हीं के जो ऑफस्प्रिंग थे इन्हीं के बीच क्या हुई? मेटिंग हो गई, और इनकी मेटिंग से क्या हुआ? एक यहाँ पे क्या हुए? इनके फिर से क्या हुए? यहाँ पे इनके ऑफस्प्रिंग हो गए। अब ये तो क्या हुई? ये F2 जनरेशन हो गई, यानी ये एक जनरेशन हुई। एक ही जनरेशन के क्या थे? एक ही जनरेशन के बीच मेटिंग हुई, फिर दूसरी जनरेशन हुई, फिर क्या हुआ? दूसरी जनरेशन के बीच ही फिर मेटिंग हुई, फिर तीसरी जनरेशन हुई, तीसरी जनरेशन के बीच भी क्या हुई? मेटिंग हुई। ऐसा ही 4 से 6 जनरेशन तक यहाँ पे हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग कह रहे हैं। इन ब्रीडिंग में क्या हो रही है? जो क्लोजली रिलेटिव जो इंडिविजुअल है, एनिमल्स हैं, उनके बीच में क्या हो रही है? उनके बीच में मेटिंग हो रही है। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्लोजली रिलेटिव, जैसे कि इन दोनों के क्या है? पेरेंट्स सेम है, और अगर इसके बीच में मेटिंग होती है, यानी यहाँ पे भी एक इंडिविजुअल हो गया, ये भी एक इंडिविजुअल है, इसकी मेटिंग होती है तो इसके क्या है? इसके पेरेंट्स भी सेम है, यानी क्लोजली रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा जो सगे संबंधी हैं एक दूसरे से। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग में आपने क्या देखा कि ये क्या रिमूव करता है? अनडिजायरेबल जीन्स को रिमूव करता है। अनडिजायरेबल जीन्स क्या होते हैं? जिनकी आवश्यकता नहीं होती है या फिर जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। और क्या करता है? ये सुपीरियर जीन्स को लाता है। सुपीरियर यानी सुपीरियर, सुपर से आता है। सुपर यानी जो अच्छे जीन होते हैं, जो क्वालिटेटिव और क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, और जो स्वास्थ्य संबंधी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी उनमें क्या है? बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा वो देखा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि ये तो हमने फायदे देखे कि जो इनब्रीडिंग हो रही है उसमें क्या हो रही है? उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, उसमें क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। पर इसके क्या है? इसकी हानियां भी होती है, यानी किसी चीज़ का अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसके क्या नुकसान है कि अगर ये जो इनब्रीडिंग है ये बहुत
लंबे टाइम तक कराई जाए, यानी कि यहाँ से 4 से 6 जनरेशन कहा गया, और अगर 6 से 10 जनरेशन है उससे आगे तक भी इन ब्रीडिंग ही हो रही है, यानी जो ब्रीडिंग हो रही है, जो मेटिंग हो रही है, जो प्रजनन हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्लोजली रिलेटिव, यानी क्लोजली जो सगे संबंधी हैं उन्हीं के बीच अगर हो रहा है तो उसमें क्या होती है, तो फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, और फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका ये सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा क्या है, नुकसान है किसका, इन ब्रीडिंग का। तो ये क्या था, ब्रीडिंग का फर्स्ट टाइप था जिसमें एक ही नस्ल के यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो और ये जो ब्रीडिंग है आप पढ़ रहे हैं, ये ब्रीडिंग कौन करा रहा है, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, यानी कंट्रोल ब्रीडिंग है। यहाँ पे आपने देखा कि जब इसकी और इसकी मेटिंग कराई गई तो हमने पढ़ा था कि ये इन दोनों का सिलेक्शन पहले किया गया, किस बेसिस पे किया गया, इनके गुण धर्मों के आधार पर, कि किस में ज़्यादा अच्छे गुण पाए जाते हैं और किस में क्या है, कम। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें क्या थे, इसमें जो गुणधर्म थे वो कम थे, या फिर जो जीन थे वो सुपीरियर नहीं थे, और इन दोनों में क्या थे, इन दोनों में सुपीरियर जीन थे, तो इन दोनों की मेटिंग करा दी गई। तो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है कि कौन जो ऑर्गेनिज्म है, कौन जो एनिमल है वो ज़्यादा बेटर है, वो प्रोडक्टिविटी के बेस पे भी है। बार बार यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, प्रोडक्टिविटी आ रही है और क्या आ रहा है कि जो स्वास्थ्य संबंधी होता है। तो जब भी क्या होती है कि आप फार्मिंग करते हैं, जब भी आप एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल को अगर पाल रहे हैं और अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए उसे पाल रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, आप एक देखेंगे, एक तो ये देखेंगे कि वो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, दूसरा वो बीमार ना पड़े या कम बीमार पड़े, क्योंकि अगर वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो फिर उससे उसकी उत्पादक जो उसका उत्पादन है वो कम होगा, प्लस क्या होगा कि उसके जो मेडिकल खर्चे होते हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा नहीं हो पाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है। तो ये आपने पढ़ा इन ब्रीडिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है कि यहाँ पे जो मेटिंग होती है वो किसके बीच में होती है, जो अनरिलेटेड होते हैं, अनरिलेटेड यानी कि जो एक दूसरे से जो बहुत सगे संबंधी नहीं होते हैं, वो अनरिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप 3 प्रकार की ब्रीडिंग को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपके पास आता है आउट क्रॉसिंग, यहाँ पे आपके पास आ रहा है। आउट क्रॉसिंग में क्या है, इट इज़ mating of same breed which do not have a common ancestor for few generation. This helps in overcoming inbreeding depression. यानी कि जो आउट क्रॉसिंग होती है वो भी एक ही ब्रीड में हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि जो साहिवाल था या गिर था, जो भी आपने यहाँ पे ब्रीड देखी, तो हमने क्या कहा कि एक ही ब्रीड के बीच में हो रहा है। पर जब हमने इन ब्रीडिंग की बात की थी तो वहाँ पे क्लोज संबंधी थे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देखा था, ये साहिवाल है और ये साहिवाल है। अब क्या हुआ कि इनकी मीटिंग हुई और इनके क्या हुए, कुछ F1 जनरेशन हुई। F1 जनरेशन जब हुई तो यहाँ पे इनब्रीडिंग अगर हो रही है तो इनके बीच में मेटिंग हुई और यहाँ पे क्या हुए, इनके फिर नए इंडिविजुअल्स आ गए, या फिर यहाँ पे जो इसकी मेटिंग हुई इससे हुई और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से नए इंडिविजुअल्स आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने किसी और से मीटिंग कर ली और यहाँ पे इसके क्या आ गए, नए इंडिविजुअल्स आ गए। अब ऐसे करते करते ये तो था F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ऐसे 3 4 5 6 7 जनरेशन के बाद क्या होगा, जो भी साहिवाल होंगे वो क्लोजली रिलेटिव नहीं होंगे। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि जब इनब्रीडिंग हो रही थी तो जब जो F1 जनरेशन थी, जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी के बीच में ही क्या हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। पर जब हमने आउट क्रॉसिंग की बात की तो आउट क्रॉसिंग में क्या हुआ कि नस्ल तो एक ही है, यानी कि साहिवाल के बीच में ही ब्रीड हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि पहली जनरेशन के बीच में, हो सकता है कि उनकी जो जनरेशन हो वो यानी एक साहिवाल की जो जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन होगी और एक साहिवाल की जो जनरेशन है वो 8वीं या 9वीं जनरेशन होगी, यानी वो बहुत दूर हो गए हैं। अब वो क्या है, क्लोजली रिलेटिव नहीं है। तो इस प्रकार की जो ब्रीडिंग होती है वो क्या होती है, आउट क्रॉसिंग होती है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में हमने क्या देखा था, फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता क्या हो रही थी, कम हो रही थी और उत्पादकता भी घट रही थी। तो क्या हुआ, जब आउट क्रॉसिंग कराई गई तो इसमें से क्या हुआ कि ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन था वो कम हो गया, यानी कि फर्टिलिटी भी फिर क्या हो गई, जो कम हो रही थी वो फिर सही हो गई, ठीक हो गई, बढ़ गई।
और जो उत्पादन क्षमता थी वो भी क्या हो गई, वो भी बढ़ गई। अगला आपके पास आता है क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, इट हेल्प्स इन कंबाइनिंग सुपीरियर ट्रेड्स ऑफ अ टू ब्रीड्स। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा अंतर आ गया, यहाँ पे अलग अलग ब्रीड को लिया जा रहा है। जैसे कि आपने साहिवाल देखा, गिर देखा, अलग अलग नस्ल के आपने नाम पढ़े। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे साहिवाल साहिवाल नहीं, यहाँ पे साहिवाल और क्या है, गिर है यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे क्या हो रही है, नस्ल अलग अलग ब्रीड को यहाँ पे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर दिस पर्पज सुपीरियर मेल ऑफ अ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। यानी कि सुपीरियर क्या होती है, सुपीरियर वो होता है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हो, अच्छे अच्छे गुणधर्म प्रेजेंट हो, यानी कि उसमें उत्पादन क्षमता अधिक हो, उसमें जो रोग संबंधी जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक हो। तो सुपीरियर मेल को और सुपीरियर फीमेल को अलग अलग ब्रीड से ले लिया जाता है। यानी कि एक जो दो ब्रीड को यहाँ पे यूज़ किया और वहाँ से एक सुपीरियर मेल को उठाया एक ब्रीड से, दूसरी ब्रीड से एक सुपीरियर फीमेल को उठा दिया। जब उनकी मेटिंग कराई गई तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है। अब यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, तो हिसार डले एक यहाँ पे एक एनिमल आपको मिलता है। ये किसका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ मरीनो रामास एंड बीकानेरी ईव्स। तो जब क्या हुआ कि मरीनो और बीकानेरी का क्या कराया गया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, तो एक नई शीप उन्हें मिली जिसे क्या कहते हैं, हिसार डाले कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये बीकानेरी ईव्स है, ये मरीनो है, और जब इन दोनों, ये क्या है, अलग अलग ब्रीड है, यानी ये अलग ब्रीड है शीप की और ये अलग ब्रीड है शीप की। जब इन दोनों की मेटिंग कराई गई तो एक नई ही शीप मिली, उसे क्या कहते हैं, हिसार डाले कहते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, और ये भी दिया गया कि कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है। तो आपने क्या पढ़ा आउटब्रीडिंग में, कि आउटब्रीडिंग में एक सिंगल स्पीशीज़ भी यूज़, एक सिंगल ब्रीड भी यूज़ हो रही है, यानी कि एक ही ब्रीड के बीच में मेटिंग हो रही है, और दो अलग अलग ब्रीड भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जिसका कि आपके पास एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने जाना कि जो ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। उसमें आपने आउट ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में जाना। आपने जाना कि जो आउट ब्रीडिंग होती है कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। तो जो तीसरा प्रकार हमारे पास आता है वो आता है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट एंड रिलेटेड स्पीशीज़। यानी कि अब दो अलग अलग स्पीशीज़ में, अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो ब्रीडिंग हो रही है पहले एक ही नस्ल में हो रही है, फिर हमने बात किया कि तो अलग अलग नस्लों में हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं जो स्पीशीज़ है वो अलग अलग स्पीशीज़ में हो रही है, यानी पहले तो एक ही स्पीशीज़ की अलग अलग नस्लें थी, एक ही स्पीशीज़ थी। जैसे कि हमने कहा पहले साहिवाल साहिवाल में ही मेटिंग हो रही है। उसके बाद हमने कहा कि जो गाय है, गाय की अलग अलग ब्रीड में यहाँ पे क्या हो रही है, मेटिंग हो रही है। जैसे कि हमने साहिवाल और गिर में कहा कि साहिवाल और गिर में क्या हो रही है, मेटिंग हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रीड में क्या हो रहा है, अलग अलग स्पीशीज़ हो। अब यहाँ पे क्या है, स्पीशीज़ ही अलग है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल म्यूल का आता है। म्यूल कैसे बनता है, अ हाइब्रिड ऑफ अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स और डंकी क्या है, अलग अलग क्या है, स्पीशीज़ हैं। अब अलग अलग स्पीशीज़ का जब यहाँ पे मेटिंग कराई गई तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला म्यूल, यानी कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग था, जो F1 जनरेशन थी वो क्या थी, म्यूल थी। तो ये आपने पढ़ा कि कितने 3 प्रकार की जो आउटब्रीडिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है, और आपने तीनों प्रकार के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि कंट्रोल ब्रीडिंग। यानी कंट्रोल ब्रीडिंग क्यों कराई जाती है, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर डन टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉर्मल मेटिंग। यानी कि जो एक तो क्या हुआ कि हमने जो कंट्रोल ब्रीडिंग कराई उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो तो ये था कि हम अच्छे अच्छे कैरेक्टर को लें, जो भी हमें कैरेक्टर चाहिए, जो भी हमें उनमें गुण चाहिए, हम उन कैरेक्टर को उठाएं और क्या करें, इसमें से फिर एक नई जनरेशन को बनाएं जिससे कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। प्लस इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो नॉर्मल मेटिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए भी क्या होती हैं,
जो कंट्रोल ब्रीडिंग होती है उसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो सेमेन होता है वो आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ये आता है कंट्रोल ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इसमें आपने जाना कि जो ब्रीडिंग होती है वो हम क्यों कराते हैं, प्लस यहाँ पे आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो सेमेन होता है, सेमेन को स्टोर भी किया जाता है। यानी कि या तो आप उसे इमीडिएटली क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, या फिर क्या होता है कि उसे क्या करते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं, यानी उसे स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम सेमेन को स्टोर कर सकते हैं, इसी वजह से क्या है, इसी वजह से जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, वो पूरा कराया जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे जो नाम इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल ओव्यूलेशन, यानी बहुत सारी ओव्यूलेशन, बहुत सारी ओवरीज, यहाँ पे ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियोज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, बहुत सारी ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कराया जाता है, इसकी जो प्रोसेस होती है कि जो काव होती है, काव को क्या होता है, FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, काव है, अब इसे किसका इंजेक्शन दिया गया, FSH का, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब FSH का इसे इंजेक्शन दिया गया तो क्या हुआ, जो काव होती है उसमें 6 से 7 ओवम बनते हैं, यानी 6 से 7 या फिर 8 ओवम बनते हैं। अब जब 6 से 7 ओवम बने, जिसे हम क्या कहते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। यहाँ पे जो वर्ड आएगा सुपर ओव्यूलेशन आएगा। तो सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है कि जो ओवम का इतने ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। जब सुपर ओव्यूलेशन हुआ तो सुपर ओव्यूलेशन में फिर क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ, यानी आर्टिफिशियली जो सेमेन था आर्टिफिशियली क्या हुआ, इंसर्ट कराया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसे FSH का क्या दिया गया, इंजेक्शन दिया गया, वहाँ पे क्या हुए, बहुत सारे ओवम बने, ओवम से क्या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया गया। जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया गया तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। जब क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट कितने बनेंगे, 6 से 8 जाइगोट बनेंगे यहाँ पे। अब जब 6 से 8 जाइगोट बनेंगे तो फिर इसका डेवलपमेंट होगा, और जब 32 सेल स्टेज आएगी, जब 32 सेल स्टेज यहाँ पे आएगी, जब यहाँ पे 32 सेल स्टेज आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को जो काव है, काव से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो सैरोगेट मदर होगी, जो सैरोगेट काव होगी, वहाँ पे इसे इंसर्ट करा दिया जाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि नॉन सर्जिकली इसे रिमूव करा दिया गया, और जो सैरोगेट काव होगी वहाँ पे उसे इंसर्ट करा दिया गया। तो यही जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है और आर्टिफिशियली हो रहा है, क्योंकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन पहले दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ेंगे कि इन दिस मैथड द काउ इज गिवन हार्मोन्स सिमिलर टू FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दिया गया। क्यों दिया गया, टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन, यानी जो फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकल्स की मैचुरेशन में दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मोर एग्स, यानी एग्स यानी ओवम, ओवम को ही क्या कहते हैं, एग्स कहते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा एग्स का फॉर्मेशन हो गया, 6 से 8 जो एग्स थी उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। जब यहाँ पे इन एग्स का फॉर्मेशन हुआ तो फिर क्या हुआ, मेटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन विद द सेमेन ऑफ अ बुल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन हुआ, FSH का इंजेक्शन दिया गया, FSH का जब इंजेक्शन दिया गया तो ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस हुए, ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस हुए, तो या तो मेटिंग करा दी गई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी आर्टिफिशियली क्या इंजेक्शन के थ्रू क्या हुआ, सेमेन इंसर्ट करा दिया गया। यानी कि यहाँ पे ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पे सेमेन क्या इंसर्ट करा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हुआ
तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ, मेल और गैमेट का फ्यूज़न हुआ तो क्या बना यहाँ पे, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट कितने बने, मैंने आपको बताया जाइगोट कितने बने, 6 से 8 यहाँ पे जाइगोट बने। 6 से 8 जाइगोट का क्या हुआ, फिर इनका डेवलपमेंट हुआ, यानी पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर इनका डेवलपमेंट हुआ, 8 to 32 सेल, यानी 8 से 32 सेल स्टेज। ये क्या होती है कि जब आपने जब पढ़ा होगा, जब आपने सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा कि सेल डिवीज़न के टाइम पे कौन कौन सी फेजेस आती हैं। जब आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी तो एम्ब्रियोलॉजी में आपने सारा कुछ पढ़ा कि सेल की कौन कौन सी स्टेज आती है। तो जब 8 से 32 सेल स्टेज आती है तब क्या होता है, इसे सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा इसे निकाला, आर्टिफिशियली निकाला, और ये जो सैरोगेट मदर यानी कि जो एक एक ओवम को अलग अलग काव में क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया गया। यानी एक काव से कितने काव में कर दिया गया, 6 से 8, इन 6 से 8 अगर ओवम है तो 6 से 8 काव में क्या कर दिया गया, इंसर्ट करा दिया गया। ये आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है बी कीपिंग, और जिसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। बी कीपिंग यानी जो आपने मधुमक्खी देखी होगी जिससे क्या करते हैं आप, शहद प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और जो मधुमक्खी के जो पालन को हम क्या कहते हैं, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर इसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वैसे तो जैसे नेचुरली भी आप क्या करते हैं, हनी को प्राप्त कर सकते हैं। आपने जब भी देखा कि अगर मधुमक्खी का छत्ता है तो आप उससे वहाँ से शहद प्राप्त कर लेते हैं। पर यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फूड प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं। यानी फूड का जो प्रोडक्शन होता है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो शहद होता है, जो हनी होता है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आगे आप देखेंगे कि जो बीज यानी जो हनी होती है उसके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या उसके लाभ हमें मिलते हैं। तो इसलिए क्या होती है कि अब जो मधुमक्खी पालन किया जाता है शहद के प्रोडक्शन के लिए, हनी के प्रोडक्शन के लिए, इसे ही क्या कहते हैं, इसे बी कीपिंग कहते हैं और एपीकल्चर कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि बी कीपिंग क्या है। बी कीपिंग है, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अ बिहाइव ऑफ अ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। यानी कि ये क्या है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस किसका मेंटेनेंस है, बिहाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का जो आप मेंटेनेंस करते हैं उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। हनी इज़ नेचुरल रिच कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बिहाइव। अब हनी क्या है, नेचुरल रिच कंपाउंड है। हनी के आपने बहुत सारे लाभ भी देखे होंगे। जब भी आप आयुर्वेदिक किसी मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे कि आपको कोल्ड होता है या कोई भी चीज़ होती है, आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ होती हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें हनी का यूज़ होता है, या फिर हनी का आपको बोलते हैं कि आपको हनी का यूज़ करना चाहिए। सुबह सुबह आपको पानी में मिला के हनी का पानी पीना चाहिए। इन शॉर्ट की जो हनी होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी वैक्स इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपेयर कॉस्मेटिक। तो यहाँ पे इस न सिर्फ खाने के लिए बल्कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी किसका यूज़ किया जा रहा है, बी का यूज़ किया जा रहा है, यानी हनी बीज का यूज़ किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन जो बीज होती है, मोस्ट कॉमन जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका क्या नाम है, एपिस इंडिका। यानी कि ये आप नाम याद रखेंगे, एपिस इंडिका। ये क्या है कि मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है हनी बी की। तो आपने जाना है कि जो एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर में क्या होता है कि मधुमक्खी के छत्ते की मेंटेनेंस आप करते हैं और आप उनका पालन करते हैं, किसके लिए, हनी को प्राप्त करने के लिए। साथ ही आपने क्या जाना है कि जो बी वैक्स होती है वो किस में यूज़ होती है, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है। और जो मोस्ट कॉमन हनी बी है उसका नाम क्या है, एपिस इंडिका। तो ये आपने क्या जाना, ये आपने जाना एपीकल्चर के बारे में।
अब आप जानेंगे कि एपीकल्चर अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि आप किसी भी एनिमल का जब किसी भी एनिमल को पाल रहे हैं, चाहे वो काव हो, बफेलो हो, या फिर वो चिकन हो, या फिर वो बीज हो, आप किसी को भी पाल रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। यानी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो जो एनिमल है उसे क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, किससे आपको उसे बचाना है, क्या अब उसे आपको प्रोवाइड करना है। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जो सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है कि नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि आप जो भी आप एनिमल को पाल रहे हैं उसकी नेचर आपको पता होना चाहिए, उसकी हैबिट पता होनी चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीज, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि उनका नेचर क्या है, यानी वो किस चीज़ को लेके एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह उनके लिए कंफर्टेबल होती है, ये सारा आप पता करेंगे। क्योंकि अगर आप ये पता नहीं कर पाएंगे तो जो भी आप एनिमल को पाल रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर आप उसे वैसा इन्वायरमेंट ना दे पाएँ जैसा इन्वायरमेंट उसे चाहिए होता है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, प्रॉपर लोकेशन फॉर द एपीरी। एपीरी क्या है, प्लेस वेयर द हनी बीज आर रेयर, यानी कि आप क्या देखेंगे, ऐसा प्लेस देखेंगे जहाँ हनी बी ईजिली रह सकती हैं, नेचुरली जो वहाँ रहती हैं, यानी कि आप उनके लिए क्या करेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि द नॉलेज ऑफ टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू कैच द हाइव स्वार्म, यानी कि आप ये देखेंगे कि आप जो बीज होती हैं, बीज के ग्रुप को आप कैसे कैच कर सकते हैं। क्योंकि ये जब भी अगर बीज ने आपको अगर काट लिया तो वो क्या होती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस टेक्निक के थ्रू आप उसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ बिहाइव ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, यानी कि अलग अलग सीजन में आप बिहाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, सीजन का भी उन पर अलग अलग क्या होता है, असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। और लास्ट आप क्या जानेंगे कि आपको जो हनी है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर जो बी वैक्स है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप हनी निकाल रहे हो छत्ते से तो आप सारी मधुमक्खियों को मार दो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो हनी का और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, ये एपीकल्चर के लिए। यानी कि जब भी आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है फिशरी। अब फिशरी क्या है, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि फिशरी क्या है, फिश से रिलेटेड है, यानी मछली से रिलेटेड है। बट फिशरी में क्या आता है, फिशरी में न सिर्फ फिश आती है बल्कि और भी क्या आते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो फिशरी क्या आता है, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड मोलस्कस, और भी इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं। यानी कि फिशरी में क्या आता होगा कि फ़िश को पकड़ना और क्या करना, उसे बेचना या अब उसे यूज़ करना। तो न सिर्फ फ़िश बल्कि और भी कौन से जो एक्वेटिक यानी जो और भी जलीय जीव इसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने क्या एग्जांपल देखा, हमने देखा मोलस्कस। तो अगर आप देखेंगे कि फिशरी में सबसे पहला आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या आता है कि इट इज़ रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो आपने बहुत सारे रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, यानी क्रांति, यानी हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, और श्वेत क्रांति जो कि दूध से रिलेटेड थी, हरित क्रांति जो कि क्या जो फसलें थी, फसलों से रिलेटेड थी। वैसे ही जो ब्लू रिवॉल्यूशन था, यानी जो ब्लू क्रांति थी, वो किससे रिलेटेड थी कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो भी जलीय जीव हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड थी। तो ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन था ये आपकी बुक में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव के जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो ये तो पढ़ा आपने ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वा कल्चर। एक्वा यानी एक्वा किससे रिलेटेड है, एक्वा यानी पानी, कल्चर यानी प्रोडक्शन। तो एक्वा कल्चर क्या है, एक्वा कल्चर इज द ब्रीडिंग एंड रियरिंग एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। अब जो फ्लोरा में कौन आते हैं, जो एनिमल्स जो आते हैं, जैसे फिशेस हो गया, मोलस्कस हो गया, क्रस्टेशियंस हो गए हैं। और फौना में कौन आते हैं, फौना में आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी। यानी एक्वा कल्चर में क्या आता है कि जो जलीय जीव होते हैं या जलीय पादप होते हैं उनको उनकी रेयरिंग आती है या ब्रीडिंग आती है। यानी जो जलीय जीव और पादपों को पालना और उनकी ब्रीडिंग कराना किसके अंतर्गत आता है, एक्वा कल्चर के अंतर्गत आता है।
तो अब जब भी एक्वाकल्चर की बात होगी तो आप सिर्फ जलीय जीवों की बात नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप जो जलीय पादप होते हैं उनकी बात करेंगे। अब इनका जो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर कराया क्यों जाता है, ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि आप जो भी आप उत्पादन आपको चाहिए होगा, आप उत्पादन के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। तो जो एक्वाकल्चर होता है वो कहाँ किया जाता है, ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में, और जहाँ भी क्या होती है एक्वाकल्चर पॉसिबल होता है, जैसे पॉन्ड और टैंक्स में भी एक्वाकल्चर किया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, आपने देखा कि जो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर क्या है, पीसी कल्चर है फिशेस से रिलेटेड। तो पीसी कल्चर क्या है, इट इज़ फिश फार्मिंग टू गेट एडिबल फिश एंड फिश प्रोडक्ट, यानी कि फिशरी के अंतर्गत क्या आता है, जो जलीय जीवों का जो की रेयरिंग होती है, उनका जो प्रोडक्शन होता है फिशरी के अंतर्गत आता है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, जो जलीय जीव होते हैं, जलीय प्लांट होते हैं, जलीय जो एनिमल्स होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है फिश की फार्मिंग। तो आप देखेंगे कि इन पॉलीकल्चर डिफरेंट फिशेस आर कल्चर्ड टुगेदर, यानी कि आप अब जब आप पढ़ेंगे, आपने पीसी कल्चर के बारे में अगर पढ़ा होगा या देखा होगा, तो क्या होता है कि बहुत अलग अलग प्रकार की जो फिशेस होती हैं उन्हें कल्चर, यानी उन्हें क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ जो पॉन्ड, कुछ तालाब ऐसे होते हैं कि जिनमें एक ही प्रकार की मछलियों को पाला जाता है, कुछ जो पॉन्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ को क्या किया जाता है, पाला जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इन मोनोकल्चर डिफरेंट स्पीशीज़ आर कल्चर्ड सेपरेटली, यानी मोनोकल्चर में क्या हो रहा है, अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग कल्चर किया जा रहा है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी पॉन्ड या फिर किसी जो वाटर बॉडीज़ में क्या होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ को आप एक साथ कल्चर करा सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा फिशरी के बारे में, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में, एक्वा कल्चर के बारे में और पीसी कल्चर के बारे में। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट करेंगे। सो क्लास, आज आपने जाना फिशरी के बारे में, एपीकल्चर के बारे में, और आपने जाना कि जो फिशरी के अंतर्गत क्या होता है कि जो अलग अलग जलीय जीव होते हैं आप उन्हें कैसे उनका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही आपने जाना जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके अंतर्गत क्या आता है। इसके बाद आपने ये भी जाना कि जो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर में क्या होता है कि जो जलीय जीव होते हैं या जलीय पादप होते हैं, इन दोनों का ही कल्चर इनमें शामिल होता है। आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया होगा आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।